उसमें एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा? बताओ। बोलो कैसे स्टार्ट करें एन फैक्टर कैलकुलेशन? एसिड बेसिस का तो हमें मालूम है बहुत इजीली, नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस रिप्लेस पर मॉलिक्यूल। सही है? ओके। ये तो इन फैक्टर कैलकुलेशन मालूम है ना एसिड बेसिस की? यस सर। यस सर। तो इसमें तो रिडॉक्स रिएक्शन के कंपैरिजन में we will be able to calculate n factor much more easily. ठीक है? Now एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि एसिड्स और बेसिस के n फैक्टर और इक्वेशन कैसे लिखते हैं। Just read problem 1 of home assignment 4. Just उस प्रॉब्लम को पढ़ो। पढ़ लिया सबने? यस सर। क्या गिवन है उसमें देखो। अमोनियम सल्फेट से पहले हम लोगों ने अमोनिया इवॉल्व करना। तो अमोनिया इज अ बेस, करेक्ट? यस सर। इस बेस को किस एसिड से रिएक्ट कराया? H2SO4 से। ओके, H2SO4 एसिड से हमने अमोनिया बेस को रिएक्ट कराया और जो एक्सेस H2SO4 है उसको हमने किससे रिएक्ट कराया? NaOH से, करेक्ट? तो इसमें इक्वेशन कैसे लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट्स की? that milli equivalents of ammonia plus milli equivalents of NaOH will be equal to milli equivalents of H2SO4. Correct? अब H2SO4 के लिए मिली इक्विवेलेंट्स की क्या कंडीशन दी है? हमें दिया है 150 ml, नॉर्मेलिटी 1/5। अमोनिया के हमें मिली इक्विवेलेंट्स नहीं मालूम है। लेट्स से मिली मोल्स X और अमोनिया एज अ बेस एन फैक्टर क्या होगा अमोनिया का? बताओ। 1। और NaOH के लिए हमने दिया है 20 ml, 1 नॉर्मल NaOH, करेक्ट? ठीक है? यस। उससे X की वैल्यू 10 मिलीमोल्स आ गई। And now you can calculate mass of ammonia, and then from mass of ammonia you can get percentage purity of the sample. ठीक है? समझ में आ गया ये? यस। नोट कर लो इसको। So acid base titration you can see will be much simpler because n factor calculation is very straightforward than redox titration.
Okay. But in acid-base titration, one important role will be played by the indicator used in the titration. How indicator will play a role? Let's understand. You know the two common indicators which we use in titration. कौन से हैं? मिथाइल ऑरेंज मिथाइल और फिनोल्फथलीन, करेक्ट? मिथाइल ऑरेंज किस पीएच रेंज में कलर चेंज करता है, याद है? किस पीएच रेंज में मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज करता है और किस में फिनोल्फथलीन? 5 to 7. मिथाइल ऑरेंज चेंजेस 4-5 बिटवीन पीएच 4-5 और फिनोल्फथलीन 9-10 के आसपास, करेक्ट? ओके, Yes. तो नाउ अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जरा, अभी समझिए। सपोज हमने एक बीकर में NaOH लिया 2 मिलीमीटर और इसको HCl से टाइट्रेट कर रहे हैं 0.1 मोलर HCl, ओके? और हमसे पूछा गया कितना वॉल्यूम HCl का लगेगा, तो इसमें हम मिली इक्विवेलेंट्स की इक्वेशन कैसे लिखेंगे जरा बताओ। कैन यू टेल मी द इक्वेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स? मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH इक्वेशन मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl. हाँ वो तो ठीक है, लेकिन NaOH के मिली इक्विवेलेंट्स कितने हैं, वो कैसे लिखोगे? 2 into 1. 2 into 1 is HCl के मिली इक्विवेलेंट 0.1 into V into 1, करेक्ट? Yes. Yes. अब हमने NaOH का एन फैक्टर 1 क्यों लिया? NaOH में एक रिप्लेसेबल OH है, करेक्ट? Yes. Yes. अब हम इस केस में इंडिकेटर चाहे फिनोल्फथलीन लें या मिथाइल ऑरेंज लें, फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन है, एंड पॉइंट के आसपास तो पीएच याद है 3 से 11 एक साथ जंप करता है इसमें, ओके? ठीक है? Yes. So it does not matter whether I take indicator as phenolphthalein or methyl orange. ये इक्वेशन है। बट इन कॉन्ट्रास्ट सपोज मैं एग्जांपल बदलूं और Na2CO3 ले लूं 3 मिलीमोल और इसको मैं 0.1 मोलर HCl से टाइट्रेट करूं, अब क्या लिखूंगा इक्वेशन बताओ जरा। Na2CO3 बेस है, करेक्ट? और उसमें 2 सोडियम रिप्लेस हो सकते हैं 2 हाइड्रोजन से, ओके? तो एन फैक्टर इसका 2 तक हो सकता है, बट अब यहाँ पे इंडिकेटर का रोल बीच में आएगा। कैसे इंडिकेटर का रोल बीच में आएगा? देखो, अगर हमने इसमें रिएक्शन क्या होंगे, कार्बोनेट आयन H+ एक्सेप्ट करेगा, करेक्ट? इसलिए बेस है, तो पहले ये HCO3 माइनस बनाएगा और फिर HCO3 माइनस और एक H+ एक्सेप्ट करके H2CO3 बनाएगा, ठीक है? अब अगर फिनोल्फथलीन इंडिकेटर लिया हुआ, फिनोल्फथलीन का कलर चेंज रेंज क्या है? 9 से 10 के बीच, और बाइकार्बोनेट आयन के सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है? 9। तो जब पहला स्टेप कंप्लीट होगा ना, मतलब जब HCO3 बनेगा
CO3 2 माइनस पूरा SCO3 माइनस बन जाएगा, कार्बोनेट पूरा बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी पीएच 9 के आसपास आ जाएगा। भाई बाई कार्बोनेट आयन का पीएच क्या होगा? एम्फोटेरिक आयन के पीएच का फॉर्मूला याद है? किसी को याद है एम्फोटेरिक आयन का पीएच कैसे निकालते थे? Conjugate acid plus conjugate base by नहीं, pK 1 माइनस pK 2/2, याद आया? Yes, sir. pK 1 प्लस pK 2/2, और कार्बोनिक एसिड के pK 1 pK 2 7 और 11 है, तो उनका एवरेज 9 के आसपास आएगा। मतलब जब पूरा कार्बोनेट बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा तब पीएच 9 के आसपास होगा। पीएच 9 के आसपास होगा तो फिनोक्सिलीन अपना कलर चेंज कर देगा, करेक्ट? Yes. फिनोक्सिलीन ने कलर चेंज कर दिया, इंडिकेटर ने कलर चेंज कर दिया, तो हम तो ब्यूरेट को तुरंत बंद कर देंगे, करेक्ट? Yes. टाइट्रेशन वैसे ही खत्म हो गई जैसे इंडिकेटर ने अपना कलर चेंज किया। तो तब तक Na2CO3 ने कितने हाइड्रोजन लिए हैं? Yes. सिर्फ 2 ही लिए हैं, सॉरी 1 ही लिया है, करेक्ट? तो एन फैक्टर कितना होगा? 1. 1. तो फिनोक्सिलीन अगर इंडिकेटर लिया है मैंने, तो बाई कार्बोनेट का एन फैक्टर कितना, कार्बोनेट का एन फैक्टर कितना होगा? 1, क्योंकि वो केवल बाई कार्बोनेट तक कन्वर्ट होगा और हमारी इक्वेशन ये होगी। लेकिन अगर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लिया है, मिथाइल ऑरेंज तब अपना कलर चेंज करेगा 4-5 के बीच, करेक्ट? तो वो तो जब दोनों स्टेप, दोनों ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तब अपना कलर चेंज करेगा, ओके? तो अगर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है तो एन फैक्टर कितना होगा? 2, 2. तब 2H प्लस लेगा। तो देखो सोडियम कार्बोनेट का एन फैक्टर इंडिकेटर पे डिपेंड करेगा। फिनोक्सिलीन इंडिकेटर लिया है तो एन फैक्टर 1, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लिया है तो एन फैक्टर 2। क्लियर है? Yes, sir. तो चलो एक और एग्जांपल अब देखते हैं। मान लो एक कंटेनर में मैंने NaOH लिया 2 मिलीमोल, Na2CO3 लिया 3 मिलीमोल, NaHCO3 लिया 4 मिलीमोल, और मैं इसको 0.1 मोलर H2SO4 से टाइट्रेट करता हूँ। मुझसे पूछा कितना वॉल्यूम H2SO4 लगेगा इफ फिनोक्सिलीन इज इंडिकेटेड। अब बताओ कैसे लिखोगे इक्वेशन? कौन बता रहा है मुझे? यस, कौन बता रहा है मुझे? 2 into 1 plus 3 into 1 equals to 0.1 into V into 2. 2 into 1 plus 3 into 1 plus 4 into 0 is equal to 0.1 into 2. into V into 2। Yes. Yes. यहाँ से V कितना आएगा? V1 कह लो इसको, कितना आएगा ये? 25 ना? Yes. अब अगर यही पूछा होता मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, अब बताइए। अब 2 into 1 plus 3 into 2 plus 4 into 2. Sorry, plus 4 into 1. 4 into 1, yes।
करेक्ट? कितना आएगा अभी? Yes. 6 to 8 12 60 ml, करेक्ट? Sir, could you explain why 4 into 1? तो बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो बाइकार्बोनेट आयन तो केवल एक ही H प्लस ले सकता है, करेक्ट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. समझ में आया? अब अगर इसी में पूछते कि मिथाइल ऑरेंज इज यूज आफ्टर फिनोप्थलीन, मतलब पहले फिनोप्थलीन डाल के टाइट्रेशन कर ली, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज डाला तो कितना एक्स्ट्रा लगेगा, तो ये कैसे निकालोगे? 3 into 1 plus 4 into 1 equal to 0.1 B. सीधे सीधे ऐसे ही बोल लेंगे 60 माइनस 25, हाँ, yes sir, yes. करेक्ट? भाई फिनोप्थलीन तक 25 लगा था, अगर मिथाइल ऑरेंज लेते तो 60 लगता, तो फिनोप्थलीन के बाद कितना और लगा मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट तक, करेक्ट? समझ में आ गया ये? Indicators का role, is that clear to you in acid base titration? Yes. Yes. चलो FDA सब्जेक्टिव एक्सरसाइज के 23, 24 और 25 कर लो और HA4 करो, फिर इनको डिस्कस करो, ओके? ये अटेंड करोगे?
हो गए कंप्लीट? चलो सब्जेक्टिव में कोई डिस्कस करना है? सर 24 4 given है 25 ml of a solution containing Na2CO3 NaOH। ठीक है, तो Na2CO3 के मान लीजिए x मिलीमोल, ठीक है, यस सर OH के मान लेते हैं y मिलीमोल। क्या गिवन है तुम्हें? 10 ml 1 मोलर H2SO4 और इंडिकेटर क्या है? फिनोल्फथालीन। तो x into 1 plus y into 1 is 10 into 1 into 2। ये पहली इक्वेशन हो गई। यस सर और फिर अगला, whereas when methyl orange is used 15 ml, तो x into 2 plus y into 1 is 15 into 1 into 2। यस सर तो x और y दोनों 5 आ गए। यस ये 10 ml में मिलीमोल्स है, तो 1 लीटर में मास निकाल लोगे अब? यस सर हाँ अगला डाउट, सब्जेक्टिव में और कोई है डाउट? चलिए HA4 सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड, और थर्ड भी डाउट। सर फिर 2 3 5। सेकेंड प्रॉब्लम में क्या गिवन है? Na2CO3 है, Na2SO4 है, 250 ml में डिसॉल्व किया, 25 ml लिया रिएक्शन के लिए। तो मान लो Na2CO3 के x मिलीमोल है, Na2SO4 के y मिलीमोल है, ठीक है। इस पूरे को तुमने डिसॉल्व किया 250 ml में, और फिर कितना ले रहे हो रिएक्शन में? 25 ml, मतलब 110। तो Na2CO3 के कितने मिलीमोल्स आएंगे? x/10, करेक्ट। यस। और इसको किससे रिएक्ट कर रहे हैं हम? H2SO4 फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, तो इसका एन फैक्टर 1 और H2SO4 20 into 0.1, x की वैल्यू आ जाएगी। हाँ सर। मास निकाल लेना। H2SO4 से Na2SO4 तो रिएक्ट होगा नहीं, सी एसिड का सॉल्ट है ना ये तो। ओ हाँ यस यस हाँ वही है। थर्ड प्रॉब्लम, 25 ml सोल्यूशन लिया, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं, तो सोल्यूशन की मोलैरिटी M1 मान लेते हैं, एन फैक्टर होगा 2, और HCl के मिली इक्विवेलेंट कितने हो गए? कितने? यहां से M1 निकाल लोगे, ठीक है। अब किसी सोल्यूशन का 125 ग्राम ले रहे हैं, मतलब कितने ml ले रहे हैं? डेंसिटी दी है 1.25, मोलैरिटी M1, एन फैक्टर 2, और अब 0.84 नॉर्मल H2SO4 से रिएक्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मलिटी 0.84 इंटू वॉल्यूम, करेक्ट।
समझ में आ गया? इंटू टू भी होगा ना? टू क्यों होगा? अरे नहीं, अच्छा हाँ, नहीं नहीं सॉरी। डायरेक्ट नॉर्मैलिटी दी है ना? यस सर, हाँ। कर लिया नोट? यस सर। चलो आगे बोलो फिर। अच्छा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला तो अभी करते हैं। और कोई डाउट? HA4 में किसी को और कोई डाउट? ओके, चलो फिर एक टर्म लिख लेते हैं जरा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। तो H2O2 सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम लोग जनरली मोलारिटी में नहीं देते हैं, हम लोग देते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। एक नई टर्म डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। कैसे डिफाइन करते हैं इसको? इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन in milliliters at 0 degrees centigrade 1 atm pressure liberated by complete decomposition of 1 ml H2O2 solution। ठीक है, मतलब 1 ml H2O2 solution लो, वो पूरा डिसोसिएट होगा, उससे कितने ml ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, दैट वी डिफाइन एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो कैसे लिखेंगे ये रिएक्शन? H2O2 aqueous डिकम्पोज होगा H2O लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस। तो अगर ये 1 ml लिया है और इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी n है, तो इसमें m मिलीमोल्स होंगे H2O2 के, करेक्ट? इस m मिलीमोल से O2 के m/2 मिलीमोल्स बनेंगे। तो 0 डिग्री 1 atm पे इसका वॉल्यूम कितना होगा, करेक्ट? तो इसी वॉल्यूम को हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं। तो बेसिकली वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution is nothing but 11.2 times the molarity of solution। ओके, समझ में आ गया? Yes. नोट कर लो। कर लिया नोट? Yes, sir. So now next thing we can discuss is
percentage labeling of oleum. oleum क्या होता है मालूम है सबको? H2S2O7. Yes, a slang way of saying it is H2H2O7, but actually oleum is a mixture of H2SO4 and SO3. Okay? ये दो चीजें प्रेजेंट होती हैं मिक्सचर में और इस मिक्सचर को हम लोग कहते हैं ओलियम. ठीक है? ना क्लियर है? Yes. तो नाउ ओलियम की हम लोग एक और कंसंट्रेशन टर्म एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, which we call as percentage लेबलिंग. तो कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, परसेंटेज लेबलिंग ध्यान दो सब लोग. परसेंटेज लेबल इज डिफाइंड एज चलो नोट करो. हो गया? Yes. So now, once we have defined percentage label, let's understand the meaning. तो क्या कह रहे हैं परसेंटेज लेबलिंग में कि अगर हम 100 ग्राम ओलियम लें, ठीक है, 100 ग्राम ओलियम में हाइड्रेशन करें, मतलब पानी डालें, और कंप्लीट हाइड्रेशन करने के बाद हमें कितने ml, कितना ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड मिल सकता है, दैट वी आर डिफाइनिंग एज परसेंटेज लेवल. सपोज मैंने एक ओलियम का मिक्सचर लिया H2SO4 SO3 टोटल 100 ग्राम, जिसमें ये x ग्राम है और ये फिर 100 माइनस x ग्राम होगा. करेक्ट? अब इसका हाइड्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? SO3 हाइड्रेट होके H2SO4 बनाएगा. x ग्राम SO3 मतलब x बाय 80 मोल, मतलब इसके भी x बाय 80 मोल, मतलब इसका 98 बाय 80 x ग्राम, और ये H2SO4 तो ऐसा ही है. करेक्ट? तो टोटल मिला के कितना हो गया? 100 प्लस 18 बाय 80x. करेक्ट? तो इसी को हम परसेंटेज लेवल बोलते हैं. करेक्ट? नोट करो इतना. तो ये कैसे पता चला कि मतलब ओरियम में कितना ग्राम SO3 है?
क्या कह रहे हो? हेलो, एक्स की वैल्यू कैसे पता चलेगी, मतलब एक्स ओरियम में कितना ग्राम SO3 है? हाँ, क्या कह रहे हो? somebody was asking. मैं पूछ रहा हूँ सर, एक्स की वैल्यू गिवन होगी? भाई या तो परसेंटेज लेवल गिवन होगा, उससे हम एक्स निकाल लेंगे, समझ रहे हो? और या एक्स गिवन होगा, उससे हम परसेंटेज लेवल निकाल लेंगे। ठीक है, वो हाँ, यस। तो ये बताओ अच्छा, इस परसेंटेज लेवल की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज कितनी हो सकती है? दिख रहा है कुछ? 600 या 0 हो जाए। भाई एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी है? एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, करेक्ट? यस। यस, पर फिर वो सर ओलियम नहीं रहेगा ना? फिर प्योर सल्फ्यूरिक एसिड जो लिमिट है ना, वही तो हम लोग चेक करते अच्छा हाँ, ठीक समझा। हैं। तो अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी तो परसेंटेज लेवल कितना होगा? 100%। और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 100। 100। अगर 100 रखेंगे तो ये परसेंटेज लेवल कितना आएगा? 122.5। तो ओलियम का परसेंटेज लेवल इसी रेंज के बीच होगा, 100 to 122.5। ओके, समझ में आ गया? यस। और इस तरह देखो, किसी भी एसिड और उसके अनहाइड्राइड का तुम परसेंटेज लेवल निकाल सकते हो। जैसे सपोज एक और एग्जांपल है, फॉस्फोरिक एसिड। इसका अनहाइड्राइड क्या होगा बताओ? फॉस्फोरिक एसिड का अनहाइड्राइड क्या होगा? HPO3। नहीं, जब ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं तो क्या करते हो? पहले डाइमर बनाते हो, करेक्ट? डाइमर इसका बनाओगे, क्या बनेगा? F6PO2OH, करेक्ट? यस। और अब इसमें से इतने वाटर निकाल लो कि सब हाइड्रोजन खत्म हो जाए, तो 3 वाटर निकालने पड़ेंगे। 3 वाटर निकाल के क्या बचेगा? P2O5। तो H3PO4 का अनहाइड्राइड क्या है? P2O5। ठीक है,
सर आपने डायमर क्यों बनाया? और नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ना, सारे हाइड्रोजन कैसे निकलेंगे वाटर से? एक वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो स्ट्रक्चर बना के कर सकते हो। स्ट्रक्चर का यार, अनहाइड्राइड मतलब सारे हाइड्रोजन हटाओ एज वाटर। तो 3 हाइड्रोजन तुम कैसे हटाओगे एज वाटर? अच्छा हाँ ठीक है, ओके। तो अब इस सपोज इस पेयर के लिए आई आस्क यू, टेल मी सिमिलर मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज लेवल। कर सकते हो? Yes. बताओ जरा कैलकुलेट करके। निकाला? यस। Minimum 100 होगा। देखो, H3PO4 और Q2O5, ये मान लो H ग्राम, ये 100 माइनस H ग्राम, ये तो एज इट इज रहेगा। इसके इसमें 3 वाटर ऐड होंगे तो 2 फॉस्फोरिक एसिड बनेंगे। X by 142 मोल, तो इसके X by 71 मोल, तो इसके 98 by 71 ग्राम। तो टोटल हो गया 100 प्लस 27 by 71। तो सिमिलरली निकालोगे तो रफली 100% से 138% तक आएगा। करेक्ट? Yes. हो गया नोट? Yes. ओके। तो जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाले प्रॉब्लम छोड़े थे, यू कैन कंप्लीट देम ऑल्सो। सब्जेक्टिव में क्या बचा था? सब्जेक्टिव एक्सरसाइज पूरी हो गई थी। एक क्वेश्चन बचा था। कौन सा? क्वेश्चन 20। 20? Yes. 20 कैसे बचा होगा बीच में? 21 22 कर लिया था।
नहीं सर वो तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ परसेंट। 20 कहाँ वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे बेटा? नहीं सर 20 तो आपने दिया था होमवर्क के दिया लास्ट का। तो डिस्कस किया था ना डाउट में ट्यूसडे को। तो डाउट्स में होमवर्क दिया। अच्छा ठीक है चलो अभी और होम असाइनमेंट्स तो चारों डिस्कस हो गए हैं पूरे। यस हाँ सर 1 2 3 4 वो कंप्लीट है। ओके तो देखो मंडे को क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। और ट्यूसडे को जो इवनिंग वाली क्लास होगी उसमें गेट इक्विप्ड, और अगर सब्जेक्टिव में कुछ बचा है इस बुकलेट का वॉल्यूमेट्रिक की तो वो करेंगे, ठीक है? ओके सर। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. So this chapter is complete. Monday we will start with electrochemistry. ओके सर। चलो बाय एवरीबॉडी। बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir.